नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे है, मगर भारत का मामला ही अजब है। फिलहाल इसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। हकीकत है कि भारत से अधिक सहारा के रेगिस्तान में गर्मी पड़ती है। अफ्रीका और अरब देशों में या भूमध्य रेखा क्षेत्र के इलाकों में भारी गर्मी पड़ने की बातें हम लोग किताबों में पढ़ते रहे हैं। बावजूद इसके गर्मी से मरने वाले भारत में अधिक है। गर्म हवा या कि लू कुछ दिनों में 2000 लोगों से अधिक की जान ले, यह बहुत शर्मनाक है। इससे भारत की व्यवस्था पर सवाल भी उठते हैं। जरा विचार करें कि लू से सालों साल लोग मरते हैं, मगर शासन तंत्र का व्यवहार ऐसा है कि लू का कोई क्या करे। यह रुख संवेदनहीनता है, इसलिए कि लू को प्राकृतिक आपदा मानते हुए बचाव के अग्रिम प्रबंध सरकार कर सकती है। जिस बात से हर साल लोगों की जान जाए वह आपदा ही है। उसका संकट प्रबंधन आपदा प्रबंधन का हिस्सा होना चाहिए। ओडिशा की प्रदेश सरकार ने ऐसा किया हुआ है, तब आंध्र प्रदेश व तेलंगाना या दूसरे राज्य क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? हकीकत है कि भारत में मौसम बदलने के साथ आबो हवा का चक्र लोगों को मारता है। शीतलहर, गर्म लहर, मानसून में डेंगू जैसे तमाम संकट हम भारतीयों का जीना बेहाल किए रहते हैं। इस सब में हम और भारतीय राष्ट्र राज्य क्या कुछ नहीं कर सकता? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने में देरी हो रही है। पार्टी के ज्यादातर नेताओं की सहमति और परिवार के प्रति निष्ठावान नेताओं की मुहिम के बावजूद इसे टाला जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि मई में उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन अब ये मामला सितंबर या उससे आगे तक टल रहा है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल की सक्रियता वाला एक और संसद सत्र देखने के बाद उनको अध्यक्ष बनाया जाए। इसका मतलब है कि मॉनसून सत्र में राहुल संसद के भीतर सरकार पर हमले की कमान संभालेंगे और सत्र खत्म होने के बाद स्वाभाविक प्रमोशन की तरह उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का एक समूह ऐसा भी है जो राहुल को बिहार चुनाव के बाद अध्यक्ष बनाना चाहता है। उनका कहना है कि बिहार में कांग्रेस का कुछ भी दांव पर नहीं है, लेकिन राहुल अध्यक्ष बनकर वहां प्रचार के लिए जाते हैं और नतीजे अच्छे नहीं आए तो ये बहुत बुरी शुरुआत होगी। लेकिन उसके आगे खतरा ये है कि अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में 2 कांग्रेस शासित राज्य हैं। अगर वहाँ कांग्रेस सत्ता में नहीं लौटती है तब भी ठीकरा राहुल के सर पर ही फूटेगा। इसलिए राहुल को तत्काल अध्यक्ष बनाने की पैरवी कर रहे नेता चाहते हैं कि उनकी तरक्की को चुनावों के साथ जोड़कर नहीं देखा जाए। सो कहा जा रहा है कि सितंबर में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस अधिवेशन होगा और राहुल की ताजपोशी होगी। कांग्रेस पार्टी ने अगले 3 महीने का राजनीतिक एजेंडा तय कर लिया है। 3 महीने बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना है। उससे पहले पार्टी पूरे देश में कांग्रेस में जान फूंकने में लगेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों से कहा गया है कि वे केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलें। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में कांग्रेस ने संसद के अगले मॉनसून में हंगामे की योजना भी बनाई है। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल और जीएसटी पर सरकार के लिए चेतावनी जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के आला नेता इस बात से परेशान थे कि उनके मुख्यमंत्री केंद्र के खिलाफ चुप्पी साधे हुए हैं। सो उनसे कहा गया कि वे सहकारी संघवाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को पंचर करें। तभी मुख्यमंत्रियों ने राज्यों की फंडिंग कम होने का मुद्दा उठाया। हालांकि इस पर तत्काल अरुण जेटली की ओर से जवाब दिया गया, लेकिन अब इस तरह के हमले जारी रहेंगे। राहुल खुद राज्यों का दौरा कर रहे हैं और वहां पार्टी संगठन में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस सरकार को भूमि और जीएसटी बिल पास नहीं कराने देगी। संसदीय समिति में ही कांग्रेस इसके संकेत दे देगी। सोनिया और राहुल यह लाइन लेते हुए दिख रहे हैं कि जिस बिल को भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए रोका था, उसे कांग्रेस क्यों पास होने दे। केंद्र सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पार्टी नेतृत्व में लगातार मुश्किल में डालते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे सरकार के प्रबंधक खफा हैं। योग करने को लेकर योगी आदित्यनाथ के बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज बताए जा रहे हैं। तभी सुषमा स्वराज ने योगी आदित्यनाथ को सख्त संदेश दिया, उन्हें सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। सरकार के किसी एजेंडे से सहमत नहीं होने वालों को पाकिस्तान भेज देने या समुद्र में बहा देने वाले बयानों से सरकार की छवि खराब हो रही है। इसलिए नेताओं को
को बेवजह बयान देने से मना किया गया है। योग दिवस को लेकर ही आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक ने मीडिया में कह दिया था कि प्रधानमंत्री भी हजारों लोगों के साथ राजपथ पर योग करेंगे। इससे सुरक्षा सहित कई तरह की मुश्किलें पैदा हो सकती थी। सो सुषमा स्वराज ने इसे भी खारिज किया। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री राजपथ पर योग नहीं करेंगे। इससे पहले दो मंत्रियों मुख्तार अब्बास नकवी और डॉक्टर हर्षवर्धन पर अरुण जेटली को सफाई देनी पड़ी थी। गोमांस खाने वालों को पाकिस्तान भेजने के मुख्तार अब्बास नकवी के बयान को उन्होंने खारिज किया था और ऐसे बयान से बचने की नसीहत दी थी। असल में ये नेता और मंत्री बयान अपनी मर्जी से दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये कहने का मौका मिल रहा है कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों से बयान दिलवा रहे हैं, तभी इस पर सख्ती करने का फैसला हुआ है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आज बड़ी घोषणा करते हुए चीनी मिलों को 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की है। ये रकम गन्ना किसानों को बकाया चुकाने के लिए दी जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 6,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज किसानों को देने के इस फैसले से उनको बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि चीनी मिल किसानों की लिस्ट तैयार करेंगे जिनको बकाया चुकाना है। किसानों को बैंकों के जरिए पैसा पहुँचाया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों को ये पैसा उनके जन धन योजना वाले अकाउंट में सीधा डाला जाएगा। गौरतलब है कि कई राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर काफी रुपया बकाया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराणा प्रताप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक महापुरुषों को लेकर जाति की आड़ में होने वाली वोट की राजनीति पर प्रहार करते हुए कहा कि महापुरुष और जननायक पूरे देश और समाज के होते हैं और उन्हें जाति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में 11वीं सदी में सैयद सालार मसूद और उसकी सेना को तत्कालीन राजभर राजा सोहेल देव द्वारा पराजित कर दिए जाने की याद में आयोजित विजयोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा सोहेल देव ने 11वीं सदी में आसपास के राजाओं को एकजुट करके ही सालार मसूद की सेना को पराजित किया था। उन्होंने कहा कि महाराजा सोहेल देव किसी जाति विशेष के नायक नहीं थे, बल्कि जन नायक थे और जन नायकों तथा महापुरुषों को किसी जाति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वे पूरे देश और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि समाज में कोई भी तबका वंचित या शोषित ना रहे और सबको उन्नति और विकास का समान अवसर मिले। कानून की फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की मंगलवार को हुई गिरफ्तारी के बाद आज उनको फैजाबाद ले जाया गया, जहां उनसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में लंबी पूछताछ हुई। आज तोमर को ट्रेन से फैजाबाद पहुंचने के बाद उनको अवध विश्वविद्यालय ले जाया गया, जहां तोमर को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार SL मौर्य के सामने पेश किया गया। पेशी के बाद दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ की। तोमर से पूछताछ के बाद विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर SN शुक्ला ने कहा कि तोमर मामले में RTI में जो जवाब दिया गया है वह पूरी तरह से सही है। उन्होंने कहा कि अब यह मामला दिल्ली पुलिस के पाले में है और पुलिस को ये तय करना है कि उसे क्या कार्रवाई करनी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। पटना में आज पार्टी के 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन में शरद पवार को एक बार फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में की गई थी, जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर शरद पवार अपने कुछ सहयोगियों के साथ कांग्रेस से अलग हो गए थे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। गर्म हवा के थपेड़े दुनिया में चलते हैं। हीट वेव आपदा है। इस आपदा से यूरोप में सन 2003 में हजारों लोग मारे गए थे। 71,000 लोगों के मरने का तब आंकड़ा आया था। फिर रूस में 2010 में हीट वेव से 55,000 लोग मरे। यूरोप में सन 2006 में 3,500 लोग मरे। चौथी घातक हीट वेव 1998 में भारत में आई थी, तब 2,500 लोग मरे थे। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। ये गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। वैसे हर साल तोड़ती है। तापमान के आंकड़ों को देखें तो एक ट्रेंड इसके हर साल ऊपर जाने का है।
पिछले 15 साल में तापमान का 47 डिग्री या उससे ज्यादा पहुंचना एक सामान्य परिघटना बन गई है। लू और गर्म हवा के थपेड़ों में मरने वालों की संख्या भी हर साल बढ़ती जा रही है। इस साल आंकड़ा 2500 तक पहुंचा तो एक रिकॉर्ड बना। गर्मी से मरने वालों की यह 5वीं सबसे बड़ी संख्या है। यह संख्या कई सवाल खड़े करती है। भारत में इस तरह की घटना को आपदा की श्रेणी में नहीं मानते हैं, तभी भारत जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन वाले देश में इससे बचाव का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। भारत में तेज बारिश होती है तो सैकड़ों लोग मर जाते हैं, क्योंकि वे कच्चे घरों में रहते हैं और बिजली की खुली तार उन पर से होकर गुजरती है। ऐसे ही ठंड बहुत पड़ती है तो सैकड़ों लोग मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्ती दिखाई तो कुछ रैन बसेरे बनने लगे हैं। इसी तरह गर्मी बहुत पड़ती है तो सैकड़ों हजारों लोग मर जाते हैं। इस परिघटना के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि किस वजह से लगातार मौसम का रुख बदल रहा है, क्यों लगातार मौसम का रुख अतिवादी होता जा रहा है। दुनिया भर के पर्यावरण वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जंगलों और हरे भरे इलाकों में कमी, भारी संख्या में कंक्रीट के मकानों का बनना, औद्योगिक गतिविधियों में तेजी, पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसे कई कारण हैं, जिनसे मौसम का मिजाज बदला है। इन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है और इस वजह से भी मौसम का रुख अतिवादी हुआ है। सो अगर कोई भी देश या सभ्यता मौसम की मार से बचना चाहती है तो उसे पर्यावरण की रक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। यह सिर्फ कानूनों के जरिए नहीं किया जा सकता। दूसरा पहलू बचाव के उपायों का है। सरकार अपने संसाधनों के दम पर मौसम का रुख नहीं पलट सकती। सरकार चाहे तो तापमान नहीं घटा सकती है, लेकिन बढ़ी हुई गर्मी से लोगों को राहत जरूर दिला सकती है। आंध्र प्रदेश में जब मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार हुआ तो राज्य सरकार ने लोगों से कहा कि वे 10 से 4 बजे के बीच घर या दफ्तरों से बाहर नहीं निकले। लेकिन बचाव का यह उपाय कितना कारगर हो सकता है? जिन लोगों को बाहर खुले में ही काम करना है, उनका क्या होगा? अगर गौर से आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि लू लगने से मरने वाले ज्यादातर लोग मजदूर हैं, जिन्हें 45 डिग्री की गर्मी में भी काम से राहत नहीं है। अगर वे 10 से 4 बजे घर में बैठे तो उन्हें रोटी कौन खिलाएगा? सो सरकार के एडवाइजरी करने भर से छुटकारा नहीं मिल सकता है। बिहार, उत्तर प्रदेश के खेत मजदूरों और किसानों से लेकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे औद्योगिक रूप से विकसित प्रदेशों के फैक्ट्री मजदूरों को, महानगरों में रिक्शा चलाने वालों और रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों को कैसे राहत मिले, इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। भारत में सबसे ज्यादा लोग तेलंगाना में मरे हैं। पीने के पानी का भी संकट है। सरकार को चाहिए कि वो गर्मियों में कामकाज का समय बदले, पीने के पानी का पुख्ता बंदोबस्त करे और इलाज की भी व्यवस्था करे, तभी इस आपदा से राहत मिलेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद लू की आपदा पर चर्चा करेंगे। सन 2015 की भारत की मौजूदा हीट वेव वैश्विक पैमाने की 5वीं रिकॉर्ड तोड़ घटना है। 2500 लोगों के मरने का आंकड़ा बन चुका है। यदि मानसून की शुरुआत धीमी हुई तो पता नहीं आगे क्या हो। सवाल है कि केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में क्या कुछ करना चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल है। शंभू जी, भारत में शीत लहर हो या गर्म लहर हो, लू हो, उसमें आमतौर पर हर बार लोग मरने की घटनाएं आती है। ये ऐसा क्यों? ये केवल मौसम के कारण है या इसके पीछे कुछ अपनी व्यवस्था की कमी है, वो एक ज्यादा बड़ी वजह? देखिए, मौत की वजह तो व्यवस्था की कमी होती है। अब जैसे लू को ही लेते हैं, अगर लू में आदमी दोपहर का बचाव करे या सरकार इस तरह के नियम बनाए कि दोपहर को काम नहीं हो पाएंगे, जो खासतौर पे एकदम धूप में हो रहे हों, वहाँ बचाव हो सकता है। और लू की एक बड़ी वजह ये है, जो प्राकृतिक इस बार मौसम चक्र जिस तरह से बदल रहा है, उसमें से अब कोस्टल इलाकों में भी लू चल रही, गर्म हवाएं चल रही हैं। गर्म हवा क्या, टेम्परेचर बढ़ता है। गर्म हवाएं वहाँ चलती जैसे कि राजस्थान या वेस्टर्न यूपी या उत्तर प्रदेश से चलती हैं। होता ये है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। अगर ह्यूमिडिटी आदता 80% से ऊपर है और कभी भी टेम्परेचर अगर 40 से 45 के बीच में रहता है तो लोग जल्दी मरेंगे। उसकी वजह है कि डिहाइड्रेशन बहुत तेजी से होता है, पसीना निकलता है। क्योंकि मैदानी इलाकों में पछुआ हवाएं पसीने को सूखती रहती हैं, इससे थोड़ा सा बेहतर रहता है। नहीं,
लेकिन क्या है कि इसका अपवाद ये कि उड़ीसा के अंदर 1999 तक काफी मौतें होती थी, उसके बाद एकदम कम हो गई क्योंकि प्रदेश सरकार ने उसको आपदा घोषित कर दिया और आपदा के हिसाब से बंदोबस्त होने लगे, तो वहां ढर्रा बदल गया। वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार क्यों नहीं अपना सकती? शायद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके पहले नहीं हुआ उनको ये आइडिया नहीं रहा कि ऐसी कोई आपदा आ सकती है, इससे उन्होंने उसके जो उपाय हो सकते थे वो नहीं अपनाए। अब मसलन जैसे पहले भी कहा गया कि दोपहर को लोग न निकले या दोपहर को जहां काम हो रहे हैं, इसमें मरता कौन है? ज्यादातर वो मरते हैं जो डेली वेजेज वाले स्ट्रीट हाकर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्डिंग और इसमें लगे हुए मरते हैं। अब तेलंगाना और आंध्रा दोनों में इस तरह की चीजों पर नहीं गौर किया गया, कैसे दोपहर के सारे काम हम बंद करा दें। अगर दोपहर काम बंद रहते तो सुबह शाम ही लोग निकलते। अब पूरे यूरोप में या अफ्रीकन कंट्रीज में जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, उसी हिसाब से चीजें रन करती हैं कि अगर बहुत गर्मी पड़ रही है अरब देशों में तो वहां पे पता लगा बस नहीं, तो उसी हिसाब से सबसे बड़ी बुनियादी बात ये कि मौसम चक्र के हिसाब से हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। ये नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा? बिल्कुल पहले हुआ करती थी। जैसे एक मोटे मोटे हम किसानी कहावत में जाते हैं, घाघ ने कुछ कहावतें लिखी है कि हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए। उसमें एक है कि हमें जैसे जेठ में रास्ता नहीं चलना चाहिए। जेठ का मतलब यही मई जून हो गया। तो अगर हम मई जून में रास्ता न चले, मई जून में दोपहर के काम न करें, हालांकि पहले तब दोपहर काम नहीं होते होंगे, लेकिन दोपहर को जैसे ये कंस्ट्रक्शन वर्क ना हो या स्ट्रीट वेंडर्स ना हो। आज से 50-60 साल पहले एक मौसम के हिसाब से लोकोक्तियां थी और समाज था, घर परिवार में पुराने कायदे थे, वो सब अब नहीं है। और हाँ, लेकिन ये गरीब परिवार और गरीब उसके अंदर भी ये लागू होती है बात, दोनों गरीब भी और मिडिल क्लास भी। अब मान लीजिए कोई आदमी एसी ट्रेन से गया, एसी से सफर कर रहा है, अचानक जैसे वो संपर्क में आएगा गर्म हवा के, वो मर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो अब घटनाएं हैं ये न सिर्फ गरीब परिवारों पर बल्कि मध्य वर्ग परिवारों पर उतनी ही लागू होती हैं, क्योंकि वो शायद उसका बचाव नहीं कर पाते। इसीलिए कहा गया है कि पहले इलाज से ज्यादा जरूरी है बचाव। अगर हम बचाव कर लें, अगर सरकारें इस पर सचेत होती तो शायद ये पहले जागरूकता अभियान, जनता मतलब पूरा एक मौसम चक्र और पुराने अनुभव के आधार, भले शीत वेव का वक्त हो या लू का वक्त हो, उसके लेकर एक आपदा प्रबंधन का हिस्सा इसे बना लेना चाहिए। बिल्कुल ये आपदा प्रबंधन का हिस्सा है। ये ठीक उसी तरह जैसे कि पहाड़ों में घटनाएं होती हैं, केदारनाथ हादसा हुआ, अगर हम पहले से सचेत रहते, अगर हम 20 साल आगे की सोचें, ऐसा हो भी सकता है। हम कितने सालों से देख रहे हैं मौसम चक्र बदल रहा है। आमतौर पर पहले दिवाली से ठंड पड़ती थी और होली से खत्म हो जाती थी। अब दिवाली के 1 महीने बाद ठंड शुरू होती है, होली के 1 महीने बाद खत्म होती है। उसी हिसाब से गर्मी भी घटती बढ़ती रही है। तमाम सारे कभी पश्चिमी विक्षोभ हैं या अरब सागर और जो बंगाल खाड़ी का जो बीच में जो यहाँ से गर्म हवाएं उठती हैं, जिस तरह के मानसून आते हैं, उनमें सब में परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन के मद्देनजर सरकारों को चाहिए कि उसी हिसाब से ये कुछ आपदा प्रबंधन का काम भी करें। नहीं, लेकिन इसमें नागरिक खुद या मीडिया या ये क्यों नहीं इस मामले में अपने आप स्वयं स्फूर्त ये एक्सरसाइज चलती रहे? पर इसके लिए मुझे लगता है सरकारों की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होती है। वो या तो जागरूकता अभियान चलाए, जैसे टोबैको को लेके। नहीं, इसमें एक दूसरा ये कि पश्चिम के अंदर, क्योंकि यूरोप में हुआ था 2005 में और 2003 के अंदर जब, तो उन्होंने एक तरह से हीट वेव चलेगी इसका 5 दिन पहले अलर्ट करने का मौसम विभाग ने सब तमाम एक व्यवस्था की। वैसा अपने यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा? वैसा अपने यहाँ कोई शायद सरकार सचेत भी नहीं कर पाती कि 5 दिन बाद ये मानसून होने ये नहीं, पर अब वो इतने वैज्ञानिक वो तौर तरीके बन गए, इंस्ट्रूमेंट आ गए, जैसे वो ये नहीं बता पाते किस तरह का टेम्परेचर नहीं। ये गुजरात के अंदर ये हुई है कि भाई 5 दिन पहले ये घोषणा हो जाती कि आप लू होगी, उसमें ये सावधानी बरती जाए। लेकिन व्यास जी, दिल्ली और उसके आसपास अभी तक ऐसी घोषणाएं नहीं होती हैं कि 2 दिन बाद मौसम किस तरह का गर्म होगा तो कितना होगा, और अगर हवाएं चलेंगी तो कैसे चलेंगी। ये बताया था कि 2 दिन बाद बारिश आ जाएगी, तो बारिश आती है, आंधी आ जाएगी, ये आती है, लेकिन गर्म हवा चलेगी और टेम्परेचर यहां तक पहुंच सकता है, इसके पूर्वानुमान अभी अपना मौसम विभाग नहीं कर पाया, अपना नहीं कर पाया। लेकिन उसकी में सामर्थ्य आ गया ये पश्चिम यूरोप के देशों के कारण वो है। ये तो उड़ीसा ने साबित कर दिया। ये तो उड़ीसा ने तो अपने प्रबंध के नाते, आपदा प्रबंधन के नाते किया उन्होंने। इस तरह अगर मौसम विभाग करे, आपदा प्रबंधन विभाग करे, ये दोनों तरह की कोशिश की जाए तो एक कोई रास्ता निकल सकता है। लोग सचेत रहें कि हमें अगर बाहर निकलना है तो मोटा कपड़ा लेके चलना है। पहले आप देखते हैं अभी भी जो मैदानी इलाके हैं या गांव के इलाके हैं, वहां लोग एक गमछा लपेट रहे थे, वो जरूरी है धूप में। नहीं, उस गमछे का एक समय बहुत उपयोग था। आज उस गमछे से एलर्जी होती है एक तरह से कि भाई ये आप लोग कौन सा फैशन चला रहे हैं। मना था कि वो जो कोई बदमाश जा रहा है गमछा लपेटे हुए। हाँ, लेकिन अभी भी लड़कियां देखिए। लेकिन बिहार में आप
चाहें या उधर चाहे, तो गमछे की उपयोगिता अभी जैसी है वो उस गर्मी और उस लू जी। के लिए एक मतलब नुस्खा चला हुआ। दिल्ली में भी लड़कियों को देखिए, लड़कियां अगर स्कूटी लेके निकलती हैं तो पूरा चेहरा कवर की रहती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सचेत है। नहीं, बुनियादी तौर पर क्या ये नहीं लगता कि इस एक लू के मामले में भी 3-4 अलग अलग पहलुओं को जोड़कर एक क्राइसिस मैनेजमेंट या एक व्यवस्था हो सकती है? एक आपदा प्रबंधन जैसी है, आपदा उस तरह से न कहा जाए, वो आपदा भी हो जाए, मौसम विभाग भी हो जाए, सब तीनों चारों मिला संकट आ रहा है, इससे बचने का एक उपाय तलाशा जा सकता है। जी सर, मुझे बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।